हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग जी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड इवनिंग। आज की इस क्लास के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर आज हम एसआईसी का जो पेपर आज हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या आपने किए हैं और क्या क्या हम करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सारा का सारा पेपर आज सॉल्व करवाया जाएगा। बने रहिएगा अंत तक। अपने पेपर को लेके बैठें और उनसे मिलान करें कि कौन से क्वेश्चंस हमारे सही हैं और कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। ठीक है बच्चों, और बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। किसी का अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन होता है तो बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आखिरी अटेम्प्ट नहीं था। ठीक है बच्चों, तो जैसा भी आपने पेपर किया है वैसा बहुत बढ़िया किया है अपने बेसिस पे, तो किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे क्योंकि 150 क्वेश्चंस हैं, तो 150 क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसीलिए जो मेन मेन चीजें हैं मैं आपको वही सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस पेपर को हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस आपके करेक्शन, कौन कौन से क्वेश्चंस में आपने क्या क्या गलती करी है उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो पेपर है मैंने सी सेट का पेपर उठाया है। ठीक है बच्चों, मेरे पास सी सेट का ही पेपर आया था तो सी सेट का मैंने पेपर उठा लिया है। अब एक एक करके क्वेश्चंस आप देखेंगे, चाहे आप ए सेट का हो चाहे बी सेट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चंस आपको याद होंगे, इसीलिए एक एक क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ज्यादा टाइम हम कंज्यूम नहीं करेंगे आपका। क्वेश्चन नंबर बस फर्स्ट क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सीक्रेटेड फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट इज कॉज्ड द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस करने वाला, देखो इसमें दो, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दो हिंट दी गई है। क्वेश्चन ने दो हिंट दी गई है। समझने वाले बच्चे को समझ गया है, और जो नहीं समझने वाला था, जिसने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है, उसका आंसर नहीं कर पाएगा। दो चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया था हमेशा कि एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, एक होता है नीरोहाइपोफाइसिस। दो चीजें होती हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस का मतलब होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, और नीरोहाइपोफाइसिस का मतलब होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है बच्चों, सिर्फ दो हार्मोन ऐसे होते हैं जो न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बच्चों ऑक्सीटोसिन, और एक होता है एडीएच। एडीएच या वेसोप्रेसिन हम इसको नाम से जानते हैं। दो तरह के हार्मोन ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। बाकी जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो कहां से रिलीज होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो जिस बच्चे ने ऑक्सीटोसिन आंसर किया है, मतलब कि डी आंसर जिसने भी किया है, उसका करेक्ट आंसर होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दो हिंट दी गई हैं। पहली क्वेश्चन के अंदर हिंट तो ये थी कि आपको एडिनोहाइपोफाइसिस न्यूरोहाइपोफाइसिस के बारे में समझना था, और दूसरा हिंट इसके अंदर दिया गया है दैट कॉज द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। अगर कोई न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब नहीं समझ पाता है तो आपको यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से मतलब समझना है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कौन करवाता है बच्चों। जब भी हम कौन सा हार्मोन होता है कि सर बच्चों, कौन सा होता है मेरे प्यारे लाल लालियों कि सर ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर रिवील करता है, और क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शंस को करवाता है। आगे बात समझ में, जैसे बच्चे ने पहला आंसर किया है, पहले क्वेश्चन का डी आंसर किया है, उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन हैज द फंक्शन द मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखो वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं। क्वेश्चन पेपर जो था वो बहुत ट्रिकी था। थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा कर पाए होंगे आप। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सी प्रोटीन करती है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कितना, कौन सी प्रोटीन करती है? ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है बच्चों? 25 से 30 mmHg का होता है। नहीं होता है क्या? मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था जब क्वेश्चन आंसर हम करवा रहे थे, तो कौन करता है? एल्बुमिन के बारे में मैंने आपको पूरा बताया हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है, कि सर एल्बुमिन प्रोटीन करती है। कौन सी प्रोटीन करती है प्यारे बच्चों? एल्बुमिन प्रोटीन करती है। सी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन कॉज द स्टेटोरिया। स्टेटोरिया का मतलब क्या है? स्टेटोरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन दैट कॉज द स्टेटोरिया। स्टेटोरिया कौन सी कंडीशन कॉज करती है? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स इनसफिशिएंसी। अगर पैंक्रियाटिक के एंजाइम की कमी हो जाती है, पैंक्रियाटिक कौन कौन से एग्जाम पैंक्रिया से कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं आप सभी को पता है। कौन कौन सी चीजें होती हैं? अल्फा होती है, बीटा होती है,
अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है, गामा सेल्स होती है नहीं होती है कि सर बिल्कुल होती है। अल्फा सेल से क्या रिलीज होता है, बीटा सेल से क्या रिलीज होता है, गामा सेल से क्या रिलीज होता है, मैंने सारी चीजें आपको बता रखी हैं। आगे बात समझ में, बीटा सेल से क्या रिलीज होता है बच्चों, इंसुलिन रिलीज होता है। और गामा सेल से क्या रिलीज होता है, गामा सेल से कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। अल्फा सेल से हमारा ग्लूकागॉन रिलीज होता है। क्या आप सभी को पता है सर बिल्कुल कि डिजीज, आप दूसरा क्या कह रहा है कि disease affecting the small intestine and bile acid deficiency and insulin deficiency, क्या क्या चीजें कमी होने वाली है जब पैंक्रियाटाइटिस होता है, स्टेटोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, तो कौन कौन सी कंडीशंस होने वाली हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो काफी बच्चों ने यहीं पे ही अपना आंसर जो है खत्म कर दिया होगा, लेकिन आपको आगे पढ़ने की जरूरत थी। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि पेपर क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ो, क्वेश्चन पेपर को आप जब भी पढ़ो तो बहुत सीरियस तरीके से पढ़ना है, अच्छे क्वेश्चंस को पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। क्वेश्चन के अंदर और भी चीजें बताई गई हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड यूजिंग द कोड गिवन बिलो। क्या एक और दो आंसर सही हैं, या दो या तीन सही हैं, या एक दो तीन सही हैं, या तीन या 2 3 4 सही है। देखो आंसर तो बच्चों सी ही आंसर जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। कैसे जाएगा कि पैंक्रियाटिक एंजाइम जब भी इनसफिशियंसी होती है तो म्यूकोइड क्या निकलता है, म्यूकोइड क्या निकलता है, स्टूल निकलता है, स्टेटोरिया निकलता है। एंड डिजीज अफेक्टिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट होती है इसके अंदर। और बाइल एसिड की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? जिसका भी सी आंसर है वो करेक्ट है बच्चों। नंबर फोर क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज अ मोटिवेशन थ्योरी। सारी की सारी मोटिवेशन थ्योरीज है, एक को छोड़ के। कौन सी है? देखो मोटिवेशन थेरेपी क्या, थेरेपी की बात करते हैं तो साइकेट्रिक का क्वेश्चन है बच्चों। साइकेट्रिक के अंदर आपको साइकेट्रिक वाले टीचर ने पढ़ाया था कि मोटिवेशन थेरेपी के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं। सेल्फ डिटरमाइनिंग थ्योरी होती है, होल्स थ्योरी होती है, और फिजियो साइको एनालिटिकल थ्योरी होती है, स्टीन वर्क थ्योरी होती है। बताएंगे फटाफट से कौन सी थ्योरी इसके अंदर। 4 नंबर का आंसर क्या है? 4 नंबर का जो आंसर दिया गया है उसके अंदर देखो, ये हमारी सेल्फ डिटरमिनिंग थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी होती है, हल्स थ्योरी होती है, और साइको एनालिटिकल थ्योरी। जो ये सारी जितनी भी थ्योरी होती हैं वो कौन सी थ्योरीज हैं बच्चों? मोटिवेशन थ्योरीज हैं। एक को छोड़ के कौन सी थ्योरी नहीं है? तो स्टेनबर्ग ट्रैकिंग थ्योरी नहीं है, जिसका भी डी आंसर है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कहता है कि द हाईएस्ट लेवल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कह रहा है कि द हाईएस्ट लेवल ग्रोथ नीड एज पर ए मैस्लो हायरार्की नीड्स। जब भी मैंने आपको पता है कि जब भी मैंने मैस्लो हायरार्की थेरेपी पढ़ाई थी, मैंने आपको कहा था कि फंडामेंटल पे फोकस ज्यादा करना है। मैस्लो हायरार्की से बहुत इजी क्वेश्चन आया है। कौन सी होती है? तो भैया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? हाईएस्ट लेवल पे, सॉरी हाईएस्ट लेवल पे इसको कहाँ रखा जाता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को कहां रखा जाता है? हाईएस्ट लेवल पर रखा जाता है। आगे बात समझ में, नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एन IQ स्कोर इज 90 एंड क्लासिफाइड। अगर हम बात करें IQ स्कोर की बात करें तो 70 से बिलो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? IQ लेवल लो माना जाता है। अगर 70 से ऊपर जाता है किसी भी व्यक्ति का तो उसको अच्छा माना जाता है। और यहाँ तो IQ लेवल कितना है, इंटेलिजेंस का जो रेशो है या फिर कितना है यहाँ पे कि 90 से ज्यादा माना गया है, तो कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी? फटाफट से बताएंगे कि एवरेज होगी, बॉर्डर लाइन होगी, ब्राइट नॉर्मल होगी, या सुपीरियर होगी। बताएंगे फटाफट से। अगर 70 से ऊपर माना जाता है तो क्या मानते हैं हम बच्चों कि सर एक एवरेज ही क्या देखने को मिलेगा आपको? IQ लेवल देखने को मिलेगा। आगे मेरी बात समझ में, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रूड थ्योरी द psychoanalysis psychoanalysis the all of the following structures are the personally accept। कौन कौन सी चीजें हैं लेकिन एक नहीं है? इड ईगो एंड सुपर ईगो है, कॉन्शियस नहीं होती है, आप सभी को पता है। कॉन्शियस वाली चीजें नहीं होती हैं, इड ईगो एंड सुपर ईगो होता है। इड ईगो एंड सुपर ईगो वाली थ्योरी होती है। कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, कोई बात नहीं। चलिए इड ईगो एंड मैस्लो एरर की थ्योरी, सॉरी मैंने आपको साइको एनालिसिस थ्योरी पढ़ाई थी, आपको टीचर साइकेट्रिक वाले टीचर ने पढ़ाई थी कि कौन कौन सी चीजें होती है सिगमंड फ्रूड के दौरान। इड ईगो एंड सुपर ईगो होती है, लेकिन एक्सेप्ट का क्वेश्चन था तो हमारा कॉन्शियसनेस नहीं होता है इसके अंदर। क्या नहीं होती है बच्चों? कॉन्शियसनेस नहीं होती है।
चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉन्फ्लिक्ट that occur due to having the choose between two positive goals and which are equally attractive at the same time of called सेम टाइम इज कॉल्ड। कौन सी चीज आएगी इसके अंदर, ऐसे इसमें पूछा गया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि पॉजिटिव गोल्स एंड इक्वली अट्रैक्टिव, दोनों के दोनों गोल्स कैसे हैं, इक्वली अट्रैक्टिव है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इस कंडीशन को हमें क्या कहना चाहिए, बताएंगे फटाफट से। क्या आंसर जाने वाला है 8 में, क्या जाने वाला है कि अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट जाएगा बच्चों, क्या जाएगा, डी आंसर जिसका भी है वो क्या जाएगा, अप्रोच टू अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट जाएगा, अप्रोच टू अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट करेगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डी आंसर। डी आंसर जिसने भी किया है वो करेक्ट आंसर है बच्चों। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, द टाइप ऑफ फैमिली इन विच फादर हैव हाईएस्ट स्टेटस इन द फैमिली, मतलब कि पापा की ही चलती है घर के अंदर, घर के अंदर किसकी चलती है, हमारे पिताजी की ही चलती है, मतलब पापा का जो स्टेटस है वो बहुत ऊंचा है। एंड हु कंट्रोल द सोशल लाइफ, वो सारी चीजें क्या करता है, कंट्रोल करता है, पूरी सोशल लाइफ को कंट्रोल करता है, ऑफ हिज फैमिली इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, फटाफट से बताएंगे। मैट्रिआर्कल फैमिली कहेंगे, पैट्रिआर्कल फैमिली कहेंगे, या पैट्री लोकल फैमिली कहेंगे, या पैट्रीलिनियल फैमिली कहेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। 90 क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, देखो अगर माँ की चलती है तो मैट्रिआर्कल फैमिली कहेंगे, अगर पिता की चलती है तो पैट्रिआर्कल फैमिली कहेंगे, जिसका भी ए आंसर है वो क्या कहेंगे, करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज ऑफ एक्यूटल एक्यूटलरेशन, which of the following are ways of एक्यूटलेशन, क्या आंसर होगा बच्चों, 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या मानेंगे, क्या ट्रेड एंड कॉमर्स मानेंगे, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन मानेंगे, एजुकेशन मानेंगे, या कॉन्क्विट्स मानेंगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, कॉन्क्विट्स जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा, कॉन्क्विट्स जाएगा। आगे बात में जिसने भी सी आंसर किया है, सॉरी जिसने भी इसके अंदर पूछा गया है कि सेलेक्ट द किसके अंदर, कि इसके अंदर पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, मतलब कि इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती है बच्चों। देखो काफी बच्चों ने यही गलती करी है कि 10वें को जैसे क्वेश्चन को आंसर पढ़ा लेकिन आंसर के नीचे वाली चीजें उन्होंने नहीं पढ़ी है, इसीलिए उनके काफी क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना था आपको, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस यहाँ पे देखे गए हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत आपको नहीं है। आगे बात में तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा कि ए ट्रेड एंड कॉमर्स जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जाएगा, एजुकेशन एंड कॉन्सेप्ट, बताएंगे फटाफट से क्या आंसर होने वाला है 10वें क्वेश्चन का। यहाँ पे ये चारों के चारों चीजें क्या होने वाली हैं, करेक्ट होने वाली हैं। डी आंसर जिसका भी है करेक्ट आंसर है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, कौन कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, सबको सिलेक्ट करके बताएंगे फटाफट से, जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे कि लेसिटिन होता है, ल्यूसिन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है, मेथियोनिन होता है, क्रिस्टिन होता है। भैया यहाँ पे असेंशियल की बात करी गई है, असेंशियल अमाइनो एसिड्स, असेंशियल अमाइनो एसिड्स की यहाँ पे बात करी गई है, तो क्या जाएगा, देखो ल्यूसिटिन होता है, कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ल्यूसिटिन होता है, असेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो, और ट्रिप्टोफैन भी होता है, एंड मीथियोनिन भी होता है, क्रिस्टिन नहीं होता है, क्रिस्टिन नहीं होता है, एस्टिडिन होता है। तो हम बात करें 1 2 3 5, 1 2 3 5 किसमें, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 5 जिसका भी सी आंसर है वो करेक्ट आंसर है, जिसने भी सी आंसर किया है बच्चों उसने करेक्ट आंसर किया है। आगे बात समझ में, देखो पेपर जो है वो बहुत ट्रिकी नहीं आया था, मतलब थोड़ा सा इसको घुमाया गया था, क्वेश्चंस बहुत इजी है, क्वेश्चंस आपके बेसिक क्वेश्चंस आने वाले थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं आएगा, सुपरफिशियल पेपर आने वाला है, क्योंकि यूपीएससी को भी इतना पता नहीं है कि कौन सा पेपर कब लेना है, किस तरीके से पेपर लेना है। तो पिछले जो क्वेश्चन थे आप जिस भी बच्चे का बेसिक क्लियर था उसने अच्छे से पेपर अपना किया है। आगे बात समझ में, मैच द लिस्ट फर्स्ट टू सेकंड एंड विद द सेकंड लिस्ट से मिलाना है एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, आपको इसके अंदर मिलान करना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको मिलान करना है, देखो क्वेश्चन सारे सही नहीं होते हैं,
क्वेश्चन सारे सही नहीं होते हैं। क्वेश्चन सारे सही होने का मतलब है आपको क्या देखनी है चीजें, आपको चीजें क्या देखनी है प्यारे बच्चों, बताएंगे फटाफट से। देखो, अगर आपको कॉर्नियल जीरोसिस का मतलब नहीं पता तो वाइटोसिस का पता होगा, ठीक है। इनमें से अगर आपको कोई भी चीज एक या दो चीज पता होती है तो 100% ऐसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। 100% ऐसे क्वेश्चन सही हो जाते हैं अगर आपको एक या दो चीज पता है तो। अब देखो, कंजक्टिवाइटिस की बात करें, केराटोमेलेसिया की बात करें, केराटोमेलेसिया का मतलब क्या है, केराटोमेलेसिया से मतलब क्या होता है बच्चों, कॉर्निया बिकम द सॉफ्ट एंड मे बी द ब्रस्ट ओपन। क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और सॉफ्ट होके क्या हो जाती है, फूट जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, और उसके बाद ओपन देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं केराटोमेलेसिया। आगे बात समझ में, तो इसका मतलब हो गया कि बी में सी आंसर जाएगा, कि बी में सी आंसर जाएगा। बी में सी आंसर जाने का मतलब है कि दो ऑप्शंस के अंदर सी आ रहा है, मतलब कि एक इसमें भी आ रहा है और एक इसमें भी आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब इसमें भी आ रहा है तो इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब कि दो आंसर तो हमारे गलत हो गए हैं, बी और सी में से ही आंसर करेक्ट होने वाला है। देखो आगे देखते हैं। अगर मैं व्हाइट आउट स्पॉट की बात करता हूं, व्हाइट आउट स्पॉट का मतलब होता है, व्हाइट आउट स्पॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, देखेंगे ट्राइंगल एंड पियरली व्हाइट और येलोइश फोमी स्पॉट्स इन ब्लूलर कंजक्टिवाइजा। बहुत बढ़िया। व्हाइट आउट स्पॉट क्या होता है, आपको ब्लूलर क्या देखने को मिलता है, स्पॉट देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं व्हाइट आउट स्पॉट। देखो स्पॉट से स्पॉट मैजेटिव क्या हो रहा है, स्पॉट से स्पॉट क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। इसका मतलब कि डी के अंदर ए आंसर जाएगा, तो डी के अंदर ए आंसर किसमें है, हमारे इसमें है, तो करेक्ट आंसर इज सी आंसर। बेटा ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में मिलान वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर सही होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो प्लीज जितना भी लंबा क्वेश्चन होता है उसको देख के घबराए नहीं, अच्छे से क्वेश्चन को करें। जिसका भी सी आंसर है बच्चों वो करेक्ट है। नंबर 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं, मैच द लिस्ट। पहली लिस्ट को दूसरी लिस्ट से मैच करना है एंड करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपको उसके बाद भी क्या करना है, कोड गिवन बिलो, जो आपको कोड दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कोड, सबसे पहली बात विटामिन डी। विटामिन डी क्या काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, असेंशियल विटामिन डी, देखो असेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोटीन। भैया अगर आपकी बात करें तो नियासिन का काम होता है किसका, असेंशियल होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। और मैं आपसे विटामिन डी की बात करूं तो क्या करता है, प्रमोट द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन होता है, कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन डी होता है। कौन सा होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर विटामिन डी होता है। तो आपका आंसर जो आपका जाने वाला है, ए में तो आपका क्या गया, सी गया, ए में तो आपका सॉरी बी गया, ए में आपका बी आंसर जा रहा है, तो इसमें इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, तो मतलब दो आंसर तो आपके गलत हो गए हैं, दो ऑप्शन तो आपके निकल चुके हैं, बचे दो ऑप्शन। तब दो ऑप्शंस की बात करें, और हमने क्या किया, बी के अंदर ए कर दिया है, तो बी का अंदर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बी विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी का काम क्या होता है, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है नहीं करता। मैं आपको बताया था कि जितने भी घाव भरने, घावों के लिए, घाव को भरने के लिए विटामिन सी दिया जाता है, देते हैं नहीं देते हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर जिसका भी बी आंसर है वो करेक्ट है बच्चों। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम एंजाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम एंजाइम इज यूज्ड टू क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ द एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के लिए कौन से हार्मोन सीरम एंजाइम का यूज किया जाता है, कौन से, ये तो एकदम यूनिवर्सल क्वेश्चन टाइप है, ये सभी को पता होगा। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का यूज किया जाता है, एमाइलेज का किया जाता है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज का किया जाता है, एलेनिन एनिमो अमाइनो ट्रांसफेरेज का किया जाता है बच्चों। जिसने भी एमाइलेज आंसर किया है वो करेक्ट आंसर है, डी जिसका भी आंसर है वो करेक्ट है बच्चों। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या देगा, कि which of the following is the major immunoglobulin, which of the following is the major immunoglobulin in the human serum। अब भैया इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने क्या देखा है, मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन। देखो होते सारे ही हैं लेकिन मेजर की बात करी गई है। आप लिखते हो गामडे, क्या लिखते हो, गामडे लिखते हो, नहीं लिखते हो, कि सर बिल्कुल लिखते हैं। तो मेजर, मेजर के कहाँ पे आ रही है, जी आईजीजी जो आ रहा है वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। ये घटते क्रम में होता है, पहले बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर सबसे छोटा होता है, फिर उससे छोटा होता है।
अगर मैं आपसे बात करूं हमारे बॉडी के सीक्रेशंस की, टीयर्स के अंदर, हमारे सीक्रेशंस के अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है, तो IgA पाई जाती है। आंख बंद करके आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कौन सा होता है बच्चों? आपने पढ़ी होगी सीएचएन के अंदर, आपने पढ़ा होगा एक ट्रायड बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं भैया? कि भैया होस्ट होता है, एजेंट होता है, और क्या होता है कि सर एनवायरमेंट होता है। ये तीन चीजें पाई जाती हैं, डिजीज कंडीशन उसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। जिसने भी डी आंसर दिया है करेक्ट आंसर दिया है। आगे बात समझ में, यहां तक की क्लास किसको समझ में आई बच्चों? चलें आगे की तरफ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मैं इतना फास्ट इसीलिए चल रहा हूं बच्चों की 150 क्वेश्चंस आपको करवाने हैं और कम से कम टाइम के अंदर करवाने हैं, ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम हम नहीं करना चाहते हैं। आगे बात समझ में, तो 150 क्वेश्चन इसीलिए बहुत इजी नहीं है एक ही लेक्चर के अंदर या 2 लेक्चर के अंदर कन्वर्ट करवाना, तो इसीलिए हमें फास्ट चलना पड़ रहा है। अगर किसी भी आपको डाउट होता है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए होते हैं। किसी भी तरह की कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमें कॉल करें, मैसेज करें। आगे बात समझ में, during the pulse polio immunization, the auxiliary nerve type ANM has the notice that the वैक्सीन वाइल का जो कलर हो गया है, वैक्सीन वाइल का कलर स्क्वायर इनसाइड। अगर जो स्क्वायर आपको दिया है, स्क्वायर जो आपको दिया है वैक्सीन की वाइल पे एक स्क्वायर, एक चौकूटा सा बना होता है, उस पे एक स्क्वायर बना होता है। इनसाइड द सर्कल इज डार्कर देन द सर्कल अराउंड, मतलब कि इस सर्कल से वो डार्क हो चुका है, इस सर्कल से भी वो काला हो चुका है, मतलब कि डार्क हो चुका है। इसका मतलब जो मेडिसिन है हमारी क्या हो गई है बच्चों? जब भी ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर कैसी हो जाती है, मेडिसिन खराब हो जाती है, तो उसको फेंकना ही हमारे पास क्या है, ऑप्शन बचता है। सबसे पहला क्या कहता है, एडमिशन द वैक्सीन टू चिल्ड्रन नहीं करेंगे बच्चों, खराब मेडिकेशन को हम कभी भी एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। ठीक है, एडमिशन द वैक्सीन द सेम बाइल एंड आफ्टर शेकिंग नहीं करना है, एंड पुट द वायल इन आइस बॉक्स एंड सम टाइम नहीं करना है, एंड शुड नॉट यूज एंड बाइल फॉर द वैक्सीनेशन। बिल्कुल डी आंसर जिसका भी है वो करेक्ट आंसर है बच्चों। जब भी पोलियो की वैक्सीन आप पिलाते हो, एएनएम जब भी पिलाती है, आपकी ड्यूटीज लगती हैं। जब भी आप नर्सिंग फील्ड में थे, जब भी आप कॉलेज लाइफ में थे, तो आपकी ड्यूटीज लगी होंगी पोलियो के अंतर्गत। आपको 250 से 300 रुपए भी पेमेंट किया जाता है, पता है आप सभी को। अगर नहीं लगी है तो आपको 250-300 रुपए आप गवा चुके हो अपने। ठीक है, वो सबसे पहली कमाई होती है प्यारे बच्चों, वो मैंने भी कमाए हैं, सभी ने कमाए हैं ऑलमोस्ट। वो सबसे पहली कमाई होती है, और उस कमाई के जो अय्याशी हम करते हैं, जो हमने छोटे लेवल पे हम अय्याशी जो करते हैं, वो अलग ही लेवल की होती है। तो यहाँ पे जब भी आपको पोलियो की वैक्सीन के ऊपर जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, अगर वो डार्क हो चुका है तो इसका मतलब मेडिकेशन जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तो उस मेडिकेशन को डिस्कार्ड करना ही बेहतर होता है, किसी भी पेशेंट को नहीं पिलाना होता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि मैच द लिस्ट फर्स्ट with the list second and select the correct answer and using the code given below। आपको फिर से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपको फिर से यहाँ पे करेक्शन करवाया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर। ठीक है, ये कह रहा है कि बॉडीडेला पर्टोसिस, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि बॉडीडेला पर्टोसिस क्या करता है। बॉडीडेला पर्टोसिस का काम क्या होता है? वूपिंग कफ का काम होता है, सभी को पता है, बिल्कुल पता है बच्चों, बहुत बढ़िया। साल्मोनेला टाइफी एंट्रिक फीवर का काम करवाता है। एंट्रिक फीवर है, टाइफॉइड फीवर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? टाइफॉइड फीवर भी हम बोल सकते हैं, एंट्रिक फीवर या टाइफॉइड फीवर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो एंट्रिक फीवर कौन करवा रहा है, और बॉडीडेला पर्टोसिस क्या करवाता है? वूफिंग कफ करवाता है, जो कि पर्टोसिस कॉज करता है, पता है आप सभी को, बहुत बढ़िया। एंड अब आपने दो आंसर निकाल लिए हैं, अब आपने दो आंसर निकाल लिए हैं, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब आपके दो आंसर आपको देखने हैं, पहले के अंदर तीसरा है और दूसरे के अंदर चौथा है। पहले के अंदर तीसरा है और दूसरे के अंदर चौथा है, मतलब कि 4 आंसर पे यहाँ पे आ रहा है बी इज द करेक्ट आंसर। आपको आंख बंद करके बी का आंसर करना है। मैं इससे कहता हूँ, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आना मतलब कि आपकी लॉटरी लग जाना। ऐसे क्वेश्चंस का आना मतलब कि आपकी लॉटरी लग जाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस सही होने की कगार पे होते हैं। आगे बात समझ में, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस शुड बी आइडियली फॉर्म द बेस ऑफ द हेल्थ सर्विस पिरामिड। कि हेल्थ सर्विस पिरामिड के अंदर कौन सी सर्विस जो है वो आइडियली बेस पे रखी गई है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या आंसर होने वाला है। क्लिनिकल प्रिवेंटिव सर्विसेज होती है, पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज होती है, सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज होती है, एंड
टर्शरी हेल्थ सर्विसेज होती है। देखो कभी भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इसके अंदर नहीं आती है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज शुड आइडियली फॉर्म द बेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज पिरामिड। तो हेड सर्विस पिरामिड को बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है कि पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज की जरूरत होती है। पॉपुलेशन मतलब कि पॉपुलेशन के अंदर ही उस चीज को, पिरामिड को खड़ा किया जाता है और क्या किया जाता है, हेल्थ सर्विसेज दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेक लिस्ट, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेक लिस्ट फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज टू बी फिल्ड बाय। कौन फिल करता है? जो आप वहां पे, जो आप कौन सी मेडिकेशन, सॉरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो आप लिस्ट करते हो, फील्ड करते हो अपने चार्ट के अंदर, तो वो कौन करता है? एएनएम करती है, स्टाफ नर्स करता है, मेडिकल ऑफिसर करता है, आशा करती है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देंगे फटाफट से, कौन होता है? देखो कभी भी एएनएम का काम नहीं होता है, कभी भी ये जो काम होता है बच्चों को किसका होता है? आशा का होता है, जिसका भी डी आंसर है वो करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टीम मेंबर्स हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड सब सेंटर लेवल पे कौन कौन सी चीजें होती हैं? क्वेश्चन बताएंगे फटाफट से कि विच ऑफ द टीम मेंबर्स, कौन सी टीम मेंबर्स होते हैं? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ बताएंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, या तो सीएचओ होते हैं, एएनएम होती हैं, आशा होती है, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं। आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टीम मेंबर्स एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अगर आप वेलनेस और हेल्थ सेंटर की बात करते हैं तो हम किसे कहते हैं? आंगनवाड़ी वर्कर्स को कहते हैं। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, जो हमारे क्षेत्रों में आंगनवाड़ीज होती हैं, उनके अंदर या वेलनेस सेंटर्स होते हैं, उनके अंदर कौन होता है प्यारे बच्चों? उनके अंदर हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं। आगे बात समझ में, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं और कौन कौन सी चीजें होती हैं, फटाफट से आंसर करेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, या फिर आशा होती है, एएनएम होती है, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होने वाला है? क्या एबीसी होने वाला है, या 1 2 3 4 होने वाला है? बताएंगे फटाफट से, 1 2 3 होने वाला है। देखो आप सभी को पता है, जब सब सेंटर पे हमारी पोस्टिंग की जाती है, जो आप सीएचओ की बात करते हैं, सीएचओ क्या होता है? सब सेंटर का हेड माना गया है। सीएचओ कहाँ माना गया है? सब सेंटर का हेड माना गया है। उसके अंदर एएनएम और आशा दी जाती है, एएनएम और आशा उसके लिए दी जाती है। इसका मतलब 1 2 3 आंसर इज अ करेक्ट आंसर, जिसका भी सी आर डी आंसर है वो करेक्ट है बच्चों। 22 का आंसर की बात करते हैं, 22 आंसर क्या कहता है, which of the following is the color code is not correct for the ट्राई सिस्टम? ट्राई सिस्टम की बात हो रही है, ट्राई सिस्टम की बात हो रही है कि कौन सा कलर कोड नहीं होता है इन ट्राइस डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। तो कौन सा नहीं होता है बच्चों? रेड इंडिकेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, येलो इंडिकेट द मीडियम प्रायोरिटी ट्रीटमेंट। अगर मैं आपसे बात करूं कि ब्लू इंडिकेट, देखो रेड होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं बच्चों? एक तो रेड होता है, ग्रीन होता है, और येलो होता है, और ब्लैक होता है। कोई ब्लू कलर का कोई भी कंटेंट वहां पे नहीं होता है, तो जिसका भी सी आंसर है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, पीएमजेवाई के अंतर्गत कितना इसके अंदर अमाउंट रखा गया है? हाउ मच कवर द फैमिली पर ईयर, मतलब एक साल के अंदर कितना फैमिली क्या कवर करती है, उसके बारे में ये तो सभी को पता होगा। 5 लाख तक का मुआवजा देती है सरकार, कि 5 लाख तक आप लिमिट आपके क्रेडिट कार्ड की है। जैसे हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है, वैसे ही एक पीएमजेवाई कार्ड होता है। पीएमजेवाई कार्ड के अंदर आप किसी भी हेल्थ सेंटर से, किसी भी हॉस्पिटल से आप क्या करवा सकते हो? अपना ट्रीटमेंट फ्री करवा सकते हो 5 लाख तक। आगे बात समझ में, चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, एंड डिस्करेजिंग द चिल्ड्रंस एंड फ्रॉम द अडॉप्टिंग द हार्मफुल lifestyle, discouraging the children and from the adopting the harmful lifestyle and for the prevention of the non-communicable disease is an example of। ये कह रहा है कि डिस्करेजिंग, हम किसी को बता रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं चिल्ड्रंस अडॉप्टिंग द हार्मफुल लाइफस्टाइल, कि आपको हार्मफुल लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको हार्मफुल स्टाइल को एक्सेप्ट नहीं करना है, एंड प्रिवेंट करना है अपनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को। जब भी हम ऐसा करते हैं तो कौन सा होता है? या तो प्राइमोडियल होता है, या प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। जबकि अगर इन दोनों में से ऑप्शन की बात करें तो, या अगर प्राइमरी आपको दिया गया है, प्राइमोडियल नहीं दिया गया है, तो आपको प्राइमरी पे जाना है, और प्राइमोडियल दिया गया है तो आपको क्या करना है? प्राइमोडियल पे जाना है।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? स्क्रीनिंग द सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन फॉर द पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड। अगर आप किसी भी चीज की पर्टिकुलर डिस्कस अगर आप कर रहे हो, पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड, अगर आप ग्रुप पॉपुलेशन की, सब ग्रुप पॉपुलेशन की अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? मास स्क्रीनिंग। मतलब एक ग्रुप की आप क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is the indicator of the prevalence of contraceptive and practice is the community के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रेवलेंस किस चीज के अंदर है? 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है बताएंगे फटाफट से। उसको क्या कहते हैं बच्चों? देखो, टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, जनरल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, कपल प्रोडक्शन रेट कहते हैं, नेट प्रोडक्शन रेट कहते हैं। जब भी ऐसा होता है, जब भी क्या करते हैं, प्रेवलेंस की बात करते हैं, फॉलोइंग द प्रेवलेंस कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, प्रेवलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस की बात करते हैं तो बोलते हैं सीपीआर। सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन नहीं है यहाँ बच्चों। यहाँ पे क्या है? कपल प्रोटेक्शन रेशो है। कपल के प्रोटेक्शन का रेशो यहाँ पे देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 के नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल डिजीज अकर्स ड्यू टू द शुगर कैन डस्ट। बच्चों सभी को पता है शुगर कहाँ भरी जाती है? एक थैले के अंदर, थैले के अंदर वेगोसिस। तो क्या कंडीशन करती है? वेगोसिस का काम करती है। बहुत बढ़िया, ये सारे के सारे ऑक्यूपेशनल डिजीज के अंदर आती है, मैंने आपको बता रखी है। प्लीज गो एंड वॉच, वहां जाके देखें। हर क्लासेस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, हर क्लासेस के अंदर मैंने आपको चीख चीख के इन चीजें बताई हैं कि ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो प्लीज इनको याद करें, इनको अच्छा करें, ताकि किसी भी एग्जाम के अंदर आप बैठते हो तो किसी भी एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन जो है कोई भी गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज सेंसिटिव टू फ्रीजिंग। मतलब कि उसको सेंसिटिव है। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूं कि ये पानी जो है ये मेरे से सेंसिटिव है, मुझे इससे डर लगता है। तो जिस चीज से डर लगता है वहां पे आपको नहीं जाना है, आप उस चीज से सेंसिटिव हो। कहते हैं ना कि ये बच्चा तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसको तो डांटना ही नहीं चाहिए। तो ये बच्चा तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसको तो डांटना ही नहीं चाहिए, तो उसको डांटना भी नहीं है। तो सेंसिटिव की बात करते हैं कि फ्रीजिंग के लिए नहीं है, एंड शुड बी द प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सब जीरो टेम्परेचर। मतलब कि उसको प्रोटेक्शन करना है सब जीरो टेम्परेचर से। तो आपको कौन सी वैक्सीन को यहाँ पे फ्रीजर के अंदर नहीं रखना है? मतलब कि फ्रीजर नॉर्मल टेम्परेचर पे आप रख सकते हो, लेकिन फ्रीजर के अंदर नहीं रखना है। बताएंगे फटाफट से क्या आंसर होने वाला है। क्या बीसीजी की वैक्सीन होती है, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन होती है? देखो, इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, फ्रीजर की जरूरत नहीं होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये सेंसिटिव होती हैं। ये तीनों के तीनों वैक्सीन जो हैं फ्रीजर के सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए आंसर जाएगा डी। जिसका भी डी आंसर है बच्चों 28 में, उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। पेयर्स पैचेज आर प्रेजेंट इन, पेयर्स पैचेज कहाँ पाए जाते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों? इलियम वाले, टर्मिनल इलियम वाले पार्ट में पाए जाते हैं। टर्मिनल इलियम वाले पार्ट में पाए जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। मैंने आपको जीआईटी में नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था कि पेयर स्विचेस का काम क्या होता है, कि फूड को आगे सरकाने का काम करते हैं, आगे खिसकाने का काम करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करवाते हैं। द टाइप्स ऑफ जॉइंट, द टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात कर रहा है, वेयर द मूवमेंट टेक्स प्लेस अबाउट सिंगल स्टेशनरी एक्सिस। अगर आपको एक ही एक्सिस पे क्या करना है, अगर आपको कोई भी एक ही एक्सेस पे आपको क्या करना है, रोटेशन करना है, स्टेशनरी करना है, एंड लार्जली लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू द वन प्लेन इज नोन एज। मतलब कि इस कंडीशन के अंदर कौन सा आंसर जाने वाला है? देखो, प्लेन जॉइंट नहीं हो सकता है, इसके अंदर हिंज जॉइंट आंसर जाएगा। हिंज जॉइंट का मतलब होता है कि अगर आपसे कुछ नहीं आता तो हिंज जॉइंट बता दो। एलिप्सॉइड जॉइंट होता है, सैडल जॉइंट होता है। ये सारे जॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। आपने एनाटॉमी की जब भी क्लासेस होंगी, इन सारे जॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा कि सारे जॉइंट्स के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। हिंज जॉइंट यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन आंसर क्या? मैच वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है बच्चों। मैच वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं, इसका मतलब कि मैच वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं हुए। तो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, मैच करना है। एंड क्या कह रहा है कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या देखने को मिलता है?
क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर कहता है कि फर्स्ट डिग्री की बात करते हैं तो फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होता है कि यूट्रस डिसेंड डाउन फ्रॉम द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन बट द एक्सटर्नल ओएस रिमेन अबव द इंट्रोइटस। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि यूट्रस का डिसेंड डाउन तो हो रहा है लेकिन अनाटॉमिकल पोजीशन पे हो रहा है बट एक्सटर्नल ओस रिमेन्स अबव द इंट्रोइटस, मतलब कि इंट्रोइटस से ऊपर ही है। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड डिग्री के अंदर क्या होता है? द एक्सटर्नल रोटेशन द एक्सटर्नल ओस एंड प्रोड्यूस द आउटसाइड द वेजाइनल इंट्रोइटस बट यूटेराइन बॉडी स्टिल रिमेन्स इनसाइड द वेजाइना। तो इसका आंसर क्या जाने वाला है बच्चों? जिसने भी बच्चे ने ए आंसर किया है उसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जिस भी बच्चे ने ए आंसर किया है उसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ जाते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ मीनोरेजिया, कि सारे के सारे फैक्टर्स मीनोरेजिया करते हैं एक को छोड़ के। कौन कौन सी चीजें हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। 32वें क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? 32वें क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? पेल्विक एंड्राइटिस होता है, एडिमोसिस होता है, और या एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स होते हैं, ग्लूकोमा एंड ग्रेनुलर सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी। बताएंगे फटाफट से क्या आंसर रहने वाला है? देखो, मैंने आपको स्कैंटी ब्लड बताया था, मीनोरेजिया का मतलब रिसेंटली क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया था। जब हम ईएसआईसी के क्वेश्चंस के बारे में समझ रहे थे तो मैंने आपको इसके बारे में जरूर बताया था कि डिस्मेनोरिया का मतलब क्या होता है, मीनोरेजिया का मतलब क्या होता है, मीनोमेट्रोरेजिया का मतलब क्या होता है। बताया था नहीं बताया था? अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो प्लीज जाके देखें एक बार, सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, सारी डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आंसर जो जाएगा वो सी आंसर जाएगा। जिसने भी एडिनोमाइसिस आंसर किया है उसका क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? इन द न्यूनेट्स द ब्राउन फैट इज लोकेटेड इन द फॉलोइंग साइट्स। ब्राउन फैट न्यूनेट्स बच्चों के अंदर ब्राउन फैट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? एक जगह को छोड़ के, अराउंड द ब्रेन, ब्रेन को छोड़ेंगे, अराउंड द हार्ट को छोड़ेंगे, इन द एक्सला छोड़ेंगे एंड किडनी छोड़ेंगे। फटाफट से आंसर करेंगे क्या आंसर होने वाला है? तो अराउंड द ब्रेन क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। अराउंड द ब्रेन क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर रहने वाला है 33 का। 34 की बात करते हैं। क्योंकि ब्रेन के अंदर बच्चों अगर फैट की कंडीशन होगी, ब्राउन फैट की कंडीशन ब्रेन के अंदर होगी तो कंडीशन कैसी हो जाएगी बच्चों? आपको बल्ज देखने को मिलेगा। जितना भी आपको खोपड़ी देखने को मिलती है बच्चे के न्यूनेट की, उससे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न इज। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है बच्चों? 14 से 18 होती है? नहीं बच्चों, क्या नहीं होती है? तो 30 से 60 बीट पर मिनट होती है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी की बात करें, यूनिट्स की बात करें तो 30 से 60 होती है, और नॉर्मल अडल्ट की बात करें तो कितनी होती है? 12 से 20 बीट पर मिनट होती है। आगे बात समझ में। ए परसिस्टेंट रेज इन द PCO2। अगर PCO2 का लेवल बढ़ता है, PCO2 कैसा है बच्चों? एसिडिक इन नेचर होता है। एसिडिक इन नेचर होता है मतलब कि एसिडिक बढ़ाएगा हमारी बॉडी के अंदर। और PCO2 किस कंडीशन से रिलेटेड करता है? रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक, कि बच्चा रेस्पिरेटरी से रिलेट करता है। एंड डिक्रीज द पीएच लेवल, मतलब कि पीएच लेवल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पीएच लेवल जब भी डिक्रीज होता है तो एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो कौन सी कंडीशन होगी? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की यहाँ पे कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। निप्पल कंफ्यूजन इज सिचुएशन वेयर द इन्फेंट। भैया, जब भी आपको मदर क्या करती है, मदर अपने बच्चे को क्या करवाती है? ब्रेस्ट फीड करवाती है। और ब्रेस्ट फीड से कहाँ लेके आती है उसको? हमारी जो बोतल होती है दूध पिलाने वाली, उस पे ले आती है, और उसके बच्चे को अपने दूध पिलाने वाली बोतल की आदत लग जाती है। और वो क्या काम करता है? ब्रेस्ट को क्या करता है? रिफ्यूज करता है, मना कर देता है, उनको शक नहीं करता है। और उसको आदत लग चुकी है किस चीज की? हमारे निप्पल की आदत लग चुकी है, हमारी आर्टिफिशियल बोतल की आदत लग चुकी है। इसीलिए क्या करता है? रिफ्यूज करता है फीड को। तो इसका आंसर क्या जाने वाला है मेरे प्यारे लाल लालियों? एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल निप्पल बट रिफ्यूजेस द मदर निप्पल। बहुत बढ़िया आंसर देखने को मिल रहा है। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लासिकल सिम्टम ऑफ इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर। क्लासिकल सिम्टम ऑफ इन्वेजिव
क्लास सर्वाइकल कैंसर बच्चों, जब भी आपको सर्वाइकल कैंसर होता है, जब भी किसी फीमेल को, लेडी को क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, सर्विक्स का कैंसर होता है, जैसे ही वो इंटरकोर्स करेगी, जैसे ही वो सेक्स करेगी, उसके बाद उसको ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, उस कंडीशन को कहते हैं पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। मतलब कि कोइटस के बाद, सेक्स करने के बाद जो उसको ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, उस कंडीशन को कहते हैं पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द इर्रेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ द क्रेनियल बोन्स, एक मतलब कि क्रेनियल बोन्स के ऊपर, जब बच्चे की क्रेनियल बोन्स होती है उसके ऊपर क्या हो जाना, ओवरलैप हो जाना, क्या कंडीशन कहलाती है? स्पेल्डिंग साउंड, स्पेल्डिंग साइन कहलाता है। जैक नीमर साइन होता है, ये हमारे यूट्रस के रिगार्डिंग होते हैं। पिस्का के साइन होता है, रॉबर्ट साइन होता है, सारे साइंस के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि व्हाट विल द अप्रोक्सीमेट बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई की बात यहाँ पे की जा रही है कि बीएमआई क्या है, एंड वुमेन विद द वेट 70 केजी एंड हाइट 155 सेंटीमीटर। बच्चों इसके क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने एक हमारे बीएमआई के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो बीएमआई के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या कंडीशन आपको देखने को मिल सकती हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है। कैसा होता है बच्चों? जब भी हम बीएमआई को ज्ञात करते हैं, जब भी हम बीएमआई को ज्ञात करते हैं, तो केजी बटे क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, केजी बटे मीटर स्क्वायर होता है, और 155 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 155 की बात करते हैं तो 1.55 आ जाता है। जब भी 1.55 आता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है, हमें 70 से गुना करना है, और क्या आंसर आपको देखने को मिलता है? 1.55 की बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? 29.1 आपको आंसर देखने को कुछ इस तरीके से मिल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जिस भी बच्चे का बी आंसर है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। अबाउट द इंसिडेंस ऑफ द रेट, इंसिडेंस रेट की बात कर रहे हैं। इफ देयर द 500 न्यू केसेस कितने आए हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि भैया 500 आए हैं, नए केसेस 500 आए हैं, एंड पुराने केसेस, इलनेस ऑफ द पॉपुलेशन 30,000 की पॉपुलेशन है। ठीक है, अब इसको आपको देखना है पर ईयर, मतलब कि 1000 आदमियों के अंदर इसको देखना है। तो 1000 आदमी में 3 से 3 जीरो इसकी कट जाएगी, बचा कितना? 500 से 30 बचा, 500 इससे 80 कट गई, तो कितना बचा बच्चों? कितना बचा? 50 बटे 3 बचा। 50 में 3 का भाग दोगे तो लगभग 16 पॉइंट कुछ आएगा। 16 3 48, 16 पॉइंट कुछ आंसर आपका आने वाला है। तो आपको आंसर करना है बेझिझक 16.7 पर ईयर, मतलब कि 7 जिसका भी आंसर था वो करेक्ट आंसर है। मतलब कि जिसका भी आंसर सी था उसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फूड्स हैव द हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कि सारे के सारे फूड्स क्या करते हैं? हाई ग्लाइसेमिक, मतलब कि ग्लूकोज वाली चीजें होती हैं। इंडेक्स एक्सेप्ट, मतलब कि 41 के अंदर क्या आंसर होने वाला है? ब्राउन राइस होती है, कॉर्नफ्लेक्स होते हैं। देखो आपने देखा होगा जिम वाले जो बच्चे होते हैं, जो जिम जाते हैं, वो क्या करते हैं? कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं दूध में मिला के, ताकि उनको शुगर फ्री डाइट मिल सके और उनको शुगर भी मिल सके। शुगर फ्री डाइट के अंदर वो शुगर लेवल को नहीं बढ़ाती है, वो सिर्फ क्या करती है? हमारे एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम करती है नहीं करती है प्यारे बच्चों? कि सर बिल्कुल करती है। बहुत बढ़िया, जिसका भी आंसर है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिकेटेड द बाय जेड स्कोर बिलो द 3 ऑफ द मीडियन WHO ग्रोथ इज। देखो बच्चों, दो तरह की HD होती हैं, एक तो होती है 2HD होती है, एक होती है 3HD होती है। दो तरह की HDs मानी जाती हैं। मोस्टली जो होती हैं, दो तरह की HDs होती हैं, 2HD और 3HD। अगर मैं आपसे 2HD की बात करता हूं, 2HD अगर कोई बच्चा 2HD के अंदर आता है तो उसको माइल्ड टू मॉडरेट, क्या होती है? माइल्ड टू मॉडरेट अंडर न्यूट्रिशन होता है। माइल्ड टू मॉडरेट से सीवियर कंडीशन नहीं होती है, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन होती है। और जो बच्चा बिलो, क्वेश्चन में दिया हुआ है बिलो द 3HD, मतलब 3HD से भी कम देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन। जिसका भी डी आंसर है करेक्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ओवरऑल डिजीज बर्डन, कि आपको ओवरऑल डिजीज बर्डन को क्या करना है? मिक्स करना है एंड मेजर करना है, एंड एक्सपोज द number of years and loss due to the illness, disability or
अर्ली डेथ। अब ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार बहुत सी एग्जाम के अंदर देखा होगा कि आपको टी लिखी आपको क्या करनी है, DALY की फुल फॉर्म बतानी है। क्या डिसेबिलिटी क्या होता है, डिसेबिलिटी फ्री, देखो डिसेबिलिटी फ्री नहीं होता, डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स होते हैं। क्या होती हैं, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स होते हैं। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। न्यूरोमीटर, numerator of the calculating the neonatal and mortality rate in the neonatal that within 28 of their life। अगर आपका अगर कोई बच्चा न्यूनेट के रूप में ही मरता है तो उसको कहते हैं कि विद इन 28 डेज के ही अंदर खत्म हो गया, तो उसको कहते हैं नियोनेटल डेथ, उसको कहते हैं नियोनेटल डेथ। ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आप सभी को पता है कि नियोनेट कितने दिन का होता है। नियोनेट के अंदर दो टाइप होते हैं, एक होता है अर्ली नियोनेट, एक होता है लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट होता है 0 से 7 डेज, मतलब कि बर्थ हुआ और 7 दिन तक का समय क्या कहलाता है, अर्ली नियोनेट कहलाता है। और 7 दिन से 28वें दिन तक का समय लेट नियोनेट कहलाता है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एंड यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया इन द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रेगनेंसी। देखो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पूछा गया है, प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी चीज नहीं देते हैं। देखो क्लोरोक्विनिन जो होती है, क्विनिन जो होती है, एंड सल्फाडाइक्सिन जो होती है, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, कहाँ यूज होती है मेरे प्यारे बच्चों, मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंदर यूज होती हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि प्रेगनेंसी के अंदर आपको क्या करना है, प्राइमाक्विन को नहीं देना है। P4 प्रेगनेंसी होती है मेरे प्यारे लाल लालियों, P4 प्राइमाक्विन होती है। इन दोनों को अवॉइड करना होता है, एक दूसरे से अवॉइड रखना होता है, दूर रखना होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, ए रिपोर्ट ऑफ एनी इवेंट, ए रिपोर्ट ऑफ एनी इवेंट that is not consistent within the routine of hospitals and written only। अगर आपसे कोई एक रिटर्न हो जाता है, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है किसके अंदर, मेडिकेशन एरर के अंदर, आपने कुछ गलत कर दिया है पेशेंट की कंडीशन के साथ, किसी भी इवेंट को किसको रिपोर्ट करना है, एंड नॉट कंसिस्टेंट दैट रूटीन, मतलब कि ये रूटीन वाली चीजें नहीं है हॉस्पिटल, एंड रिटर्न इज ओनली इफ एनी मैशअप और मिस्टेक, मतलब आपसे कोई चीज मिस्टेक हो गई है, अकर्स पेशेंट केयर इज कॉल्ड, मतलब कि आपके पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की केयर के बारे में आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, उस मिस्टेक को आप किसको हैंड ओवर करोगे। क्या आप कंप्लीट रिपोर्ट लिखोगे, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखोगे, इंसिडेंस रिपोर्ट लिखोगे। बच्चों अगर कोई इंसिडेंस हुआ है, कोई इंसिडेंस आपसे हुआ है, तो आपको 100% इंसिडेंस रिपोर्ट के अंदर लिखना है, और इंसिडेंस रिपोर्ट को आपके SNO को, ANS को आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। 47 का आंसर क्या होगा, 47 के अंदर क्या देखने को मिलता है कि व्हेन द चूजेस ए कोर्स एक्शन एंड सेवरल ऑप्शंस, आपने क्या कर लिया है, बहुत सारे सेवरल ऑप्शंस आपने चूज करे हैं, एंड बेस्ड ऑन द criterion and based on the regulations and institution and professional standards। आपने अपने हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस को चूज किया है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग। उस कंडीशन को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग की कंडीशन, उसको कहा जाता है, किस कहा जाता है बच्चों, डिसीजन मेकिंग वाली उसको कंडीशन हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के क्वेश्चन आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन टूल टू मेजर एटीट्यूड टुवर्ड्स द कॉन्डोम यूज वुड बी, मतलब कि इसके अंदर कॉन्डोम का डेटा कौन सा रखता है। देखो C4 कॉन्डोम एंड क्यू शॉर्ट, क्यू शॉर्ट के अंदर क्या रखते हैं हम, कॉन्डोम का डेटा रखते हैं, C4 कॉन्डोम एंड Q4 शॉर्ट, तो QC से आप याद रख सकते हो। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या करेंगे कि कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा कि स्टेट में रिसर्च अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, कि एक स्टडी कर रहा है, एक स्टडी असेस द मोटिवेशन, फोकस्ड इंटरवेंशन एंड इफेक्ट ऑन द सेल्फ स्टीम ऑफ द एडोलेसेंस इन द एल्कोहल, एडोलेसेंस इन द स्कूल।
And what type of variables in the motivation focused intervention is the statement given above? क्या कंडीशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी? क्या इंडिपेंडेंट होगा? देखो कन्फागुलेटिंग तो नहीं होगा, कंफाउंडिंग तो नहीं होगा, ना एक्स्ट्रा ये भी होगा। इसके अंदर जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी वो कैसी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? इसके अंदर सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि डिपेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर क्या होगा? ए रिसर्चर कंडक्टेड ए स्टडी। रिसर्चर एक रिसर्चर जो क्या करता है, कंडक्टेड करवाता है एक स्टडी को, एंड डिस्क्राइब द लाइव एक्सपीरियंसेस एंड द केयर एंड गिवर्स एंड द पेशेंट विद द डिमेंशिया। पेशेंट क्या है? डिमेंशिया का पेशेंट है, एंड विच ऑफ द क्वालिटेटिव स्टडी इन द कंडक्टेड बाय द रिसर्चर। मतलब कि कौन सी क्वालिटेटिव स्टडी करेगा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फिनोमिनोलॉजी। मतलब कि फिनोमिनोलॉजी मतलब कि एक क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करता है, तो फिनोमिना के साथ ही क्या करेगा वो? फिनोमिनोलॉजी करेगा। मतलब कि फिनोमिना एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आपको क्या करेगा? स्टडी करवाएगा। उस कंडीशन को कहते हैं फिनोमिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर रहे हैं। द फॉलोइंग डायग्राम इज इंडिकेट। मतलब कि वेट बढ़ रहा है तो हाइट भी बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है तो हाइट भी बढ़ रही है, दोनों की दोनों चीजें बराबर बढ़ रही हैं। उस कंडीशन को कहते हैं परफेक्ट पोजीशन कोरिलेशन। क्या कहते हैं? कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? मैच करवा रहा है फिर से। तो मैच के अंदर तो हम क्या करते हैं, माहिर हैं बच्चों। मैच के अंदर हमने ट्रिक लगाई है कि आपको चारों के चारों नहीं आते हैं, लेकिन आपको कोई भी दो आते हैं तो आप इस आंसर को कर सकते हो। 52 का आंसर क्या होने वाला है देखेंगे कि एम्फेरिकल फेज क्या होती है, डिजाइन एंड प्लानिंग फेज क्या होती है, डायमेंशन फेज क्या होती है, एनालिटिकल फेज क्या होती है। तो हमें क्या होता है कि एनालिटिकल फेज के बारे में पता है, कि हमें किसके बारे में पता है, कि एनालिटिकल फेज के बारे में पता है। एनालिटिकल फेज के अंदर क्या होता है? एनालिसिस करते हैं हम। जो भी चीज हमने समझाई है उसका एनालिसिस करना किसके अंदर आ रहा है? कि इन प्रिंटिंग द रिजल्ट। मतलब रिजल्ट का एनालिसिस करना क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? एनालिसिस फेज कहलाएगा। अब देखो एनालिसिस फेज किसके अंदर आ रहा है बच्चों? कि डी वाला ऑप्शन के अंदर दो आ रहा है, दो के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डायमेंशन फेज। डायमेंशन फेज की बात करते हैं तो यूटिलाइजिंग ऑफ द फाइंडिंग, जब जितनी भी आप फाइंडिंग्स को यूटिलाइज करते हो उसका मतलब होता है डायमेंशन फेज के अंदर। तो मतलब कि चार आंसर, मतलब कि सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। 51 का आंसर, 52 का आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। 53 का आंसर देंगे फटाफट से। 53 का आंसर क्या होने वाला है? फटाफट से आंसर करेंगे। द अप्रोच टू द reliability assessment that involve the administration of the same measures to the same people on two occasions is called as। मतलब कि सेम पीपल्स आ रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। द अप्रोच टू द रियलिटी असेसमेंट एंड दैट इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम मेजर करके एंड सेम पीपल्स ऑन द टू ओकेजन। मतलब कि दो ओकेजन पे क्या आ रहे हैं, दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? उस कंडीशन को हम कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। ए 26 years old woman and visiting the gynecology OPD and complain the क्रीमी वेजाइनल डिस्चार्ज। मतलब कि क्रीमी वेजाइनल डिस्चार्ज किस कंडीशन के अंदर होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था कि क्रीमी वेजाइनल डिस्चार्ज कहाँ कंडीशन में आपको देखने को मिलता है? कि विच ऑफ द फिशी ऑर्डर कहाँ आती है? बैक्टीरियल डिस्चार्ज के अंदर, बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस के अंदर आती है। करेक्ट आंसर। देखो फिशी ऑर्डर का मतलब मैंने आपको देखते ही बता दिया कि फिशी ऑर्डर कहाँ देखने को मिलेगी, कि फिशी ऑर्डर आपको बैक्टीरियल वेजाइनसिस के अंदर देखने को मिलेगी। करेक्ट आंसर इज द सी। करेक्ट इज द सी आंसर। 55 के अंदर फिर से मैच करवा रहा है, फिर से मैच की बात कर रहा है। अबॉर्शन के ऊपर क्वेश्चन आया है कि थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है, मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है, इनकम्प्लीट क्या होता है, कंप्लीट क्या होता है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ओबीसी के अंदर बताया था इसके बारे में। तो क्या आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 55 के अंदर? देखो 55 के अंदर थ्रेटेंड अबॉर्शन की बात कर रहा है, मतलब कि आपको एक थ्रेट धमकी आई है, धमकी के अकॉर्डिंग आपको क्या देखने को मिलेगा? एंड फीटस अलाइव एंड रिट्रोप्रेसेंटल हेमरेज, ठीक है। एंड मिस्ड अबॉर्शन का मतलब होता है फीटस विदाउट कार्डिक एक्टिविटी, मतलब कि कार्डिक एक्टिविटी ही नहीं है। बहुत बढ़िया। तो मतलब इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा? एक में 3 आ गया, एक में 2 आ गया।
तो इसका आंसर इज द करेक्ट आंसर, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी ए आंसर किया है उसका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। डेली रिकमेंडेड बेसिस पे आपको कैल्शियम, प्रेगनेंसी के अंदर कैल्शियम की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम आपको कितना चाहिए होता है? 500 से 1000 माइक्रोग्राम, 1000 mg तक जरूरत होती है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि 1 ग्राम, तो 1 ग्राम आपका आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 1.5 ग्राम का, 1.5 ग्राम। ये बहुत ज्यादा कंडीशन हो जाती है। जब ज्यादा कैल्शियम की कंडीशन होती है तो आपको स्टोन्स देखने को मिलते हैं, किडनी के स्टोन्स देखने को मिलते हैं। देखो, ज्यादा भी कैल्शियम बेकार होता है हमारी बॉडी के अंदर। कैल्शियम जो होता है वो लिमिट से हो तो बहुत अच्छी बात होती है, अगर ज्यादा होगा तो स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम इन द साइट्स ओवर देन यूटेराइन म्यूकोजा इज कॉल्ड एज, उस कंडीशन को क्या कहते हैं बच्चों? 57 का आंसर क्या देखने को मिलेगा? प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम इनसाइड अदर देन यूट्राइन म्यूकोसा। अगर अदर देन यूट्राइन म्यूकोसा के अदर देन कंडीशन आपको देखने को मिलती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों? उस कंडीशन को हम कहते हैं एंडोमेट्राइटिस। ये कंडीशन एक कैंसरस कंडीशन आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड विद पोटेंट एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज एंड विद यूज द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। मतलब कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो कि क्या नहीं है? पोटेंट विद द एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी यूज फॉर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए नहीं है, बताएंगे फटाफट से। नॉन स्टेरॉइडल है। नॉन स्टेरॉइडल मतलब कि जिसके अंदर स्टेरॉइड नहीं है। फटाफट से आंसर करेंगे, जिसके अंदर स्टेरॉइड नहीं है उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या रहने वाला है बच्चों? देखो, इनके अंदर तो एस्ट्रोजन आ रहा है, इनके अंदर तो एस्ट्रोजन आ रहा है। नॉन स्टेरॉइडल तो ये होती है सेंट क्रोमेन। सेंट क्रोमेन क्या होती है? नॉन स्टेरॉइडल प्रॉपर्टी होती है। जिस बच्चे का 58 के अंदर डी आंसर है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। अब हम बात करते हैं 59 नंबर की। 59 नंबर क्या कहता है? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड लेबर ऑफ लेबर इंक्लूड, कि भैया एक्टिव मैनेजमेंट कहाँ कंडीशन में देखने को मिलती है? कि एडमिनिस्ट्रेट एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है? कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द 10 यूनिट्स ऑफ द ऑक्सीटोसिन की 10 यूनिट्स लगानी है। आईएम के अंदर आईएम लगानी है। क्रेड एक्सप्रेशन ऑफ द प्लेसेंटा, नहीं ये नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, ये नहीं देंगे, सारी चीजें नहीं देंगे। हमें क्या करना होता है? ऑक्सीटोसिन इनिशियली हमें लगानी है। क्वेश्चन नंबर 60, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर causes of the secondary dysmenorrhea except, all of the following are secondary dysmenorrhea except। बताएंगे फटाफट से क्या कंडीशन होने वाली है? क्वेश्चन नंबर 60 कि आपको कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन 3 कंडीशंस के अंदर होता है, लेकिन एक के अंदर नहीं होता है। तो एंडोमेट्राइटिस होगा तो डिस्मेनोरिया कंडीशन देखने को मिलेगी, एडियोमाइटिस होगा तो भी कंडीशन देखने को मिलेगी, पेल्विक एडिशंस होंगे तो भी कंडीशन देखने को मिलेगी। लेकिन आपको अगर बाइकॉर्नियट यूट्रस होता है तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको क्या देखने को मिले? पेन देखने को मिले। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द विड्रॉल The withdrawal and inability to initiate the persist the goal directed activity is called। गोल मतलब आपका एक फोकस है, उसी की तरफ आपको जाना है कि हमें एसआईसी को क्रैक करना है, हमें एम्स में लगना है, हमें एसजीपीजीआई में लगना है, हमें सफदरजंग में लगना है। बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपका एक गोल डायरेक्टेड है एक्टिविटी और आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को कहते हैं एवोल्यूशन। उस कंडीशन को हम कहते हैं अवॉइ एवोल्यूशन। उस कंडीशन को हम कहते हैं एवोल्यूशन। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर 61 के अंदर। द मोस्ट कॉमन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द एल्डरली मेंटेन द सेल्फ स्टीम एंड सपोर्ट द नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। नेचुरल हीलिंग प्रोसेस की बात यहाँ पे करी गई है। ऑफ लाइफ रिव्यू, ऑफ लाइफ रिव्यू, नेचुरल हीलिंग प्रोसेस की यहाँ पे बात करी गई है। तो नेचुरल जब भी हम बात करते हैं तो रेमिशंस की बात करते हैं। नेचुरल की बात जब भी आती है तो हमें रेमिशंस की बात करनी होती है। एंड द क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? द साइको फार्मेकोलॉजिक ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ ओलेंजापाइन। ओलेंजापाइन का क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है? बताएंगे फटाफट से। ओलेंजापाइन एक ड्रग होती है जो एंटी साइकोटिक ड्रग के अंदर काम आती है।
फटाफट से आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का क्या आंसर होने वाला है? तो भैया एंटी साइकोटिक ड्रग मैंने आपको बताया है कौन सी होती है, या टिपिकल होती है, एटिपिकल होती है, तो आपको बताना है कि सर एटिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग होती है ओलेंजापाइन। क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर क्या कहता है? वाइल असेसिंग द पेशेंट, नर्स आस्क्ड द पेशेंट इफ हाउस वेयर हैव फायर। अगर आपके घर में आग लगती है, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे? एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग असेस्ड बाय द नर्स आस्किंग दैट क्वेश्चन। मतलब कि क्या आप क्या सुनना चाहते हो? जजमेंट, अगर टेस्ट जजमेंट देखना चाहते हो, सोशल जजमेंट देखना चाहते हो, या फिर आपका इंसाइट देखना चाहते हो पेशेंट का, या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बट या टेस्ट का जजमेंट हम चाहते हैं कि जो हम पूछ रहे हैं उसका सही से जवाब आए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ द ओपोइड ओवरडोज। अगर ये ओवरडोज होती है ओपोइड की अगर ओवरडोज आपको देखने को मिलती है तो कौन सी कंडीशन होंगी? डिलीवियम ट्रेमर्स आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। 65 नंबर में ए आंसर आपका जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। ए हाईली स्ट्रक्चर द साइकोथेरेपेटिक मेथड एंड यूज टू अल्टर destroyed benefits and problem behavior by identifying and they are replacing the negative inaccurate thoughts and charging the rewards and changing the rewards for the behavior। मतलब कि बिहेवियर के लिए कौन कौन से चेंजिंग आपको करने पड़ेंगे। 66 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन सी थेरेपी इसके अंदर आती है? तो बी इज द करेक्ट आंसर, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो आती है इसके अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, एन an excitatory neurotransmitter that is diffusely distributed and within the cerebral cortex, diffusely distributed and cerebral cortex and limbic system, basal ganglia and CNS, and plays a role in the emotions, cognition and sensory perception। तो कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इन चीजों के अंदर काम करता है? कौन सा ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इन चीजों के अंदर काम करता है? बच्चों हिस्टामिन होता है। कौन सा होता है? हिस्टामिन होता है। जिस भी बच्चे ने गावा कर रखा है वो गलत आंसर है। 68 के अंदर क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन बिटवीन द पेशेंट एंड नर्स। ठीक है, आई हैव डन समथिंग ऑफुल, आई हैव डन समथिंग ऑफुल। नर्स कहती है कि आई वुड लाइक टू हियर अबाउट इट, इज ओके टू डिस्कस इट विद मी, कि आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो मेरे से। Which of the following verbal communication technique is being to be used? Acceptance होती है, एंड कंफर्मेशन होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, वैलिडेशन होती है। फटाफट से 68 नंबर का आंसर देंगे, फटाफट से आना। तो इसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है। फिर से ये आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, मैच वाला क्वेश्चन है। तो मैच वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन आपके पास होने वाला है। अगर हम बात करते हैं फ्लोराजेमिपान की बात करते हैं, तो फ्लोराजेमिपान जो होती है बेंजोटिक, एक हाइपोटोनिक, एक हाइपोटोनिक होती है, हिप्नोटिक, एक क्या होती है? ड्रग होती है। एंड जॉब्लिडैम की बात करें, जॉब्लिडैम जो होती है वो कैसी होती है? नॉन वेंजोनिक हाइप्नोटिक होती है। कैसी होती है? नॉन वेंजोनिक हाइप्नोटिक होती है। मतलब कि ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। दो आपको देखने ही नहीं है, आपको सिर्फ दो देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 70, all of the following symptoms are present in the patient since last 2 weeks are indicative the major depressive disorder except। कौन सी चीजें इसके अंदर 70 के अंदर कौन सी चीजें आपको देखने को मिल सकती है? तो कैटाटोनिक बिहेवियर होता है। कौन सा? डिप्रेस्ड मूड होता है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? कैटाटोनिक बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अजम्पशन इन द मिल्यूथेरेपी। मिल्यूथेरेपी के अंदर कौन कौन से आपको क्या देखने को मिलते हैं? आपको मिल्यूथेरेपी के अंदर कौन कौन से अजम्पशंस आपको देखने को मिलते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। 71 का आंसर क्या देखने को मिलता है? द पेशेंट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हिज ऑन बिहेव। मिल्यूथेरेपी के अंदर क्या होता है कि पेशेंट क्या करता है? अपना थेरेपी कंप्लीट होने के बाद वो क्या करता है? अपने जो बिहेवियर्स हैं, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो खुद लेना चाहता है। बी इज द करेक्ट आंसर।
बी इज द करेक्ट आंसर है, लेकिन इसके अंदर सेलेक्ट ऑल अप्लाई किया गया है। सेलेक्ट ऑल अप्लाई के अंदर कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलती है? देखो, द पेशेंट ऑन हिज ऑन एनवायरमेंट, बिल्कुल अपने एनवायरमेंट में रह सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर नीड्स टू द करेक्टेड, मतलब कि अगर गलत बिहेवियर करता है तो उसके करेक्ट करने के चांसेस होते हैं। बहुत बढ़िया। तो बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। एंड पीयर प्रेशर हैज नो रोल प्ले, नहीं, गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? according to SIU and staffing norms, SIU and staffing norms for the nurse in working the central government hospital and normal general ward, मतलब कि इसके अंदर स्टाफ एंड नर्स का रेशो इसके अंदर पूछा गया है कि स्टाफ नर्स का रेशो कितना होना चाहिए वार्ड के अंदर। जनरल वार्ड के अंदर की बात करी गई है। जनरल वार्ड के अंदर 1:6 का रेशो होता है बच्चों। कैसा होता है? एक स्टाफ होना चाहिए 6 पेशेंट के ऊपर। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। 73 के अंदर क्या देखने को मिलता है? ए टेम्पररी प्लेसमेंट ऑफ द नर्स इन वार्ड इन द 12 आवर्स। अगर आपको 12 आवर्स के लिए कहीं भी शिफ्ट किया गया है, आपकी आईसीयू के अंदर ड्यूटी है, आपको ईडी के अंदर भेजा गया है, बहुत बार होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, हमारे साथ भी ऐसा होता है। एंड 12 आवर्स एंड लेस एंड विच ऑफ द डन कवर द शॉर्टेज ऑफ नर्स, मतलब कि आप जैसे कहीं सपोज दैट आप एक वार्ड में काम करते हो और आईसीयू के अंदर शॉर्टेज है नर्सेस की, वहां पे स्टाफ कम है, तो आप वहां से जा सकते हो। ठीक है। एंड स्पेशली ड्यूरिंग द इवेंटिंग एंड नाइट, इवनिंग एंड नाइट, मतलब कि नाइट में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इवनिंग एंड नाइट एंड शिफ्ट एंड द सुपरविजन इज कॉल्ड। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? 73 का आंसर क्या जाएगा कि शॉर्ट टर्म डिप्लॉयमेंट होता है वो, कि आप कुछ देर के लिए वहां पे गए हो। शॉर्ट टर्म डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप कुछ देर के लिए वहां पे उनकी हेल्प करने के लिए गए हो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ द इन्वेंटरी कंट्रोल, इन्वेंटरी कंट्रोल की सारी टेक्निक्स होती हैं। बेद होती है, XYZ होती है, ABC होती है, लेकिन CSDX कोई किसी भी प्रकार की कोई टेक्निक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर penalties award and penalties awarded and for the employee and for their serious misconduct except, कौन सी सीरियस मिसकंडक्ट कंडीशन के अंदर आएगा? बताएंगे फटाफट से। देखो, इंक्रीमेंट, जब भी हम हमारे जो इंक्रीमेंट नहीं लगते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनके इंक्रीमेंट नहीं लगते हैं, तो उनको क्या होता है? नारे वारे लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इंक्रीमेंट नहीं लगता तो दुख होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में हम 75 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपके लोकेश सर बताएंगे, जो आपके पीडीएफ वाले सर हैं, वो लोकेश सर जो आपको 75 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। किसी भी तरह का कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज आस्क मी, कमेंट करना है आपको वीडियो के अंदर। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आपको शेयर करना है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन हमसे गलती से छूट गया है या गलती से हमने गलत आंसर बता दिए हैं तो आपको बताना है। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार बढ़ते रहें और पढ़ते रहें।